नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और दोस्तों आज फिर से हमें बात करनी पड़ेगी दाल की। दोस्तों दाल की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी दाल में फिर से काला किया जा रहा है। जी मैं बात कर रहा हूं इस समय एक नए खुलासे की, जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि शायद से भारत सरकार के पिछले 4 सालों में 4600 करोड़ रुपए जो है वो खोए हैं। और वो कैसे खोए हैं? वो खोए गए हैं मांडवाली द्वारा, कुछ मिलर्स की और भारत सरकार की कुछ एजेंसीज द्वारा। खबर यह है कि आज की तारीख में भारत सरकार ने उस पूरी की पूरे तंत्र को बदलने के लिए एक कमेटी का स्टार्ट किया है और उन्होंने कमेटी जो है इंस्टीट्यूट की है। लेकिन दाल का सीजन फिर से आ रहा है और इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि फिर से हमारे किसानों से, हमारे सरकारी तंत्रों से और साथ साथ हम सब से हमारी दाल और हमारा पोषण फिर से चुराया जाएगा। अब दोस्तों अगर इस बात को थोड़ा सा और गहराई में समझें और ये सारी श्रृंखला शुरू कैसे हुई, तो हमें जाना पड़ेगा 2015 में। उस समय मोदी सरकार के 1 साल ही हुए थे और दाल के दाम 200 रुपए से भी ज्यादा हो गए थे। जी मैंने खुद ने अरहर दाल जो है 220-210 रुपए देके खरीदी है। उस समय आदमी, हर एक व्यक्ति जान सकता था कि घर घर में मुर्गा जो है ज्यादा महंगा सस्ता था और दाल महंगी। और याद रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहां पे दाल चावल, जहां पे रोटी दाल जो है पूरे देश का तंत्र ही नहीं, देश की सभ्यता है। हम सब की नींव है रोटी दाल चावल दाल। हम सब वही खाते हैं, चाहे वो सांभर के रूप में हो, चाहे वो दाल के रूप में हो, चाहे वो बड़े के रूप में हो। ज्यादातर जो शाकाहारी भारतीय हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा पोषण का साधन है। जो लोग काम करते हैं, जो पनीर वगैरह और नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, उनके लिए वो दाल के बिना उनका जीवन बिल्कुल ना खत्म के बराबर हो जाएगा। कुपोषण होगा उनको, उनके बच्चों को कुपोषण होगा। और फिर भी दोस्तों इस देश में कई बार ऐसा हो चुका है कि दाल के दामों को बढ़ाया चढ़ाया गया है, जिससे कई सारे लोग प्रभावित हैं, कई सारे बच्चे कुपोषित हो गए। तो दोस्तों बात मैं फिर से करूंगा 2015 की, जहां पे ये दाल का दाम बढ़ा। उस समय जो है द वायर ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव खुलासा किया, जिसमें हमने आईटी डिपार्टमेंट की कुछ रिपोर्ट्स हमारे हाथ लगी और हमने ये बताया कि किस प्रकार से चंद कॉरपोरेशंस ने, दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, चंद कॉरपोरेशंस ने भारत की सारी दाल निकाली, उसको गैर कानूनी तरीके से उसका होर्डिंग की, उसको विदेशों में रखा, उसको भारत में रखा। और फिर जब दाल के दाम 200 रुपए तक चढ़ गए, तब उन्होंने ये दाल पूरे देश में बेची और पता नहीं कितने 100% का उन्होंने मुनाफा किया। और इसमें सिर्फ होर्डिंग की बात नहीं है दोस्तों, उन लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग की, उन लोगों ने जो है कमोडिटी मार्केट्स में जाके इस दाल के दाम जानबूझ के बढ़ाए। एक तरफ तो उन्होंने उसकी होर्डिंग की और दूसरी तरफ जाके कमोडिटी मार्केट में, जहां पे अनाज के दामों पे बोलियां लगाई जाती हैं, वहां पे जाके उन्होंने जो है इसके दाम बढ़वाए और उसके बाद इससे मुनाफा कमाया। मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जो आवश्यक वस्तु जो आपके कानून है उसका इस्तेमाल करके भारत सरकार ने 75 हजार मेट्रिक टन जो है दाल जो है उन्होंने पकड़ी और वापस भारत सरकार ने दाल के जो दाम थे उनको रोका। अब दोस्तों उसी समय जो है भारत सरकार को लगा कि अब इस दाल संकट से कैसे बचा जाए। तो वहां पे भारत सरकार या भारत के पैसे से चलती, हमारे और आपके पैसे से चलती हुई एक संस्था है नाफेड, जहां पे भारत सरकार ने उनको बोला कि नाफेड अब आके दाल बाजार से उठाना शुरू करो कि भारत में फिर से एक दाल संकट ना आ जाए। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि नाफेड वैसे तो सरकारी पैसे से चलती है, लेकिन फिर भी ये आरटीआई के लिमिट से बाहर है। इसका मतलब है ये अपने आप को एक असरकारी संस्था बताती है, चाहे करती सरकार का काम पे है, चाहे पैसा इसको सरकार से ही मिलता है। तो दोस्तों नाफेड ने बहुत सारी दाल खरीदना चालू किया और 1-2 साल के अंदर अंदर उसके पास इतनी सारी दाल हो गई कि अब उस दाल का करें तो करें क्या। तो उसी समय सरकार ने कहा कि अब इस दाल को जो है आप बाहर निकालना चालू करिए, आप लोगों को देना चालू करिए, हमारी आर्मी को देना चालू करिए, हमारे जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग कुपोषित हैं, उनको ये दालें मिली। और साथ साथ में जब कोरोना काल लगा तो उसी दाल के स्टॉक से जो लोगों को दाल की जरूरत थी उनको भी दी गई। लेकिन दोस्तों जिस समय दाल खरीदी गई और जिस समय दाल बेची गई, उस समय जो है बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। दाल खरीदी तो गई साबुत रूप में, लेकिन बेची गई दाल बना के। इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या कुछ चंद व्यक्तियों ने या कंपनियों ने आके उसको साबुत रूप से दाल के रूप में बदला।
जी ये थे हमारे मिलर, जिनके बारे में आज हमारा मुख्य एपिसोड है, जिसमें दो पत्रकारों ने, एक श्री गिरीश ने और साथ साथ नितिन सेठी जी ने, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हैं और इन्होंने द वायर में भी एक कहानी छपी है, और इन्होंने एक खुलासा किया है कि किस प्रकार से 4 साल के अंदर 4600 करोड़ जो है, जो उनको समझ में आया उतने का जो है घपला किया गया है, जहां पे इतने के टेंडर दिए गए हैं। और यहां तक कि इन लोगों का ये मानना है कि कुछ अंदर के लोगों ने ये तक कहा कि हम इस डील में नहीं घुसना चाहते क्योंकि ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। सो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब हम उन दो पत्रकारों से मिले जिन्होंने फिर से एक ऐसी बात पूरे देश को बताई है जिससे हम सब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जी मैं बात कर रहा हूं दाल रोटी की, मैं बात कर रहा हूं हम सबके खाने वाली दालों की। और इन्होंने एक ऐसी कहानी का खुलासा किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि पिछले 4 साल में लगभग 5000 करोड़ रुपए कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कमाए। तो सही आंकड़े समझने के लिए और पूरे इस कांड को समझने के लिए मैं अपने शो में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री गिरीश जी का और उनके साथ में उनके सहयोगी श्री नितिन सेठी जी का। जी आप दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और मैं शुरू करूंगा सेठी जी आपसे, ये क्या आंकड़े हैं, ये क्या खुलासा है, ये क्या खबर है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमें बुलाने के लिए आपके शो पे। तो अगर आप याद करें, और आई थिंक सब लोग को याद होगा, एक समय था जब दाल की कीमतें एकदम सर चढ़ गई थी। 2014-15 का समय था और उस समय सरकार ने एक स्कीम निकाली, बोला कि अगर फार्मर लोग और दाल उगाएंगे तो सरकार उसको खरीद लेगी, जिससे फार्मर को भी इंसेंटिव मिले, थोड़ा दाल देश में ज्यादा हो, बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई, वो स्कीम ठीक चली। सरकार ने बहुत दाल फार्मर से खरीदी। वो 1-2 साल खरीदने के बाद इतनी खरीद ली गई कि अब वो बफर में बैठी हुई थी, उनके स्टॉक्स में पड़ी हुई थी दाल। सरकार को समझ नहीं आ रहा था इस दाल का क्या करें। तो जो अमूमन होता है, सरकार ने फिर डिसाइड किया कि अब ये दाल जो है हम अपने स्कीम जो है, जो गरीब लोगों को खाना बांटने की अलग अलग किस्म की स्कीम है, उसके हिस्से में दाल भी बांटेंगे और हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी दाल की जरूरत होती है, उनको भी ये दालें हम प्रोवाइड कर देंगे। तो नाफेड एक एजेंसी जो है सरकार की, कोऑपरेटिव है पर सरकार के ही कहने पे चलती है, उसको काम दिया गया था ये दालें पहले खरीदने का, और फिर काम दिया गया कि इन दाल को साफ करा के, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं या मिलिंग बोलते हैं, मिलिंग करा के अलग अलग स्कीम में स्टेट्स में पहुंचाने का। अब बड़ा नॉर्मल तरीका होता है कि आप सरकार किसी से कुछ काम कराती है तो बोलती है कि भाई कम से कम खर्चे पे कौन काम करेगा हमारा। तो चाहे आप कुर्सी बनवा रहे हो, चाहे दाल की मिलिंग करवा रहे हो, एक नॉर्मल चीज होता है कि आप टेंडर निकालते हैं, टेंडर पे पूछते हैं कि भाई सबसे सस्ते दाम में कौन दाल साफ करके सही जगह पे पहुंचाएगा, उसको ये टेंडर दिया जाएगा। इस बार कमाल का काम हुआ कि नाफेड ने और सरकार के जानते हुए नाफेड ने कोई लिमिट नहीं लगाई कि मिलर कितना मुनाफा इसमें से कमा सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा मापदंड बनाया जिससे तोला जा सके कि कितना पैसा एक्चुअली मिलर हर किलो दाल पे कमा रहा है। और ये जैसे आपने बोला 4600 करोड़ करीबन, और इससे ज्यादा का ही धंधा ये हुआ 3-4 साल में। 1000 से ज्यादा टेंडर ऐसे निकले जिसमें कोई कंट्रोल नहीं था कि कितना मुनाफा मिलर कमाए और कौन सी दाल असली में गरीब तक पहुंचे और कौन सी दाल सरकार ने मिलर को दी हो। मैं ज्यादा डिटेल, गिरीश इसकी टेक्निकल डिटेल बहुत अच्छी तरह जानते, उनको मैं आगे बताने जी। तो गिरीश जी, मैं वही बस अगला सवाल आप ही से था और अच्छा किया कि सेठी साहब ने आपकी तरफ इशारा किया है। लेकिन तो श्री गिरीश जी, मैं अब आपके ऊपर आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि असली में ये जो 4600 करोड़ का जो स्कैम था, या ये क्या था, इसमें कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, क्या वो गलतियां थी, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। 4600 करोड़ रुपीस, ये जो अमाउंट हमने कोट किया है आर्टिकल में, ये हमें एक नाफेड के ऑक्शन आर्काइव्स के डेटाबेस से मिला है। और ये रेवेन्यू जो है ये अर्न ओवर ऑलमोस्ट 1000 ऑक्शंस, जिन्होंने इस मेथड जो नाफेड की नीलामी की प्रक्रिया पे हमने स्टोरी किया है, उस मेथड को फॉलो करके हुआ था। तो जैसा
कि नितिन बता रहे थे कि इस प्रक्रिया में मिलर मालिकों की काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है, एंड देयर वाज नो कैप ऑन देयर प्रॉफिट्स। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि उनकी जो उनका मुनाफा है उसको जो है उसको जो है कहा गया कि आप जितना मुनाफा कमा सकते हैं उतना मुनाफा कमाइए, आपके कोई मुनाफे की लिमिट नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बेसिकली कोई सीमा नहीं थी कि वो कितना कमा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अभी हमें टेक्निकल डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये ऑक्शन एक्चुअली होता कैसे है। तो एक बहुत ही आसान प्रक्रिया होता है कि अगर आपको मिलर सिलेक्ट करना है फॉर सप्लाइंग किसी भी तरह का दाल, तो आप मिलिंग चार्जेस मिलर आपको बता सकते हैं, और जो सबसे कम मिलिंग चार्ज बता रहा है उसको आप विजय घोषित कर सकते हैं उस बोली के लिए। बट इन्होंने इस पूरे लॉजिक को कई तरीकों से इन्वर्ट कर दिया। सो ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं इसका बेसिस मिलिंग चार्ज नहीं है, इसका बेसिस आउट टर्न रेशियो, जिसे OTR कहा जाता है, वो है। तो आउट टर्न रेशियो बेसिकली ये अगर मैं इसे एक लाइन में अगर समराइज करूं तो वो ये बताता है कि कच्चे दाल की तुलना में प्रोसेस दाल कितना एक मिलर आपको दे सकता है। श्री गिरीश जी, एक बार मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, फिर अपनी बात फिर से शुरू करिएगा। दर्शकों, जो लोग बात ये नहीं जानते कि जिस प्रकार से दाल का जो पेड़ होता है उससे जो बीज निकलता है उसको हम सीधे नहीं खा सकते हैं। आपको ये बात जानना जरूरी होगा कि जब वो दाल उगाते हैं खेत में किसान, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करती है, उसको दाल के रूप में बनाया जाता है। श्री गिरीश जी, अब आप आगे बताएं जी। ये बिल्कुल, तो ये मिलिंग प्रोसेस किस बेसिस पे होता है, इस पे हमने फोकस किया है। तो OTR में बेसिकली ये होता है कि कच्ची दाल के तुलना में आपको कितना प्रोसेस दाल एक मिलर दे सकता है। तो मान लीजिए 100 किलो कच्ची दाल से आपको 70 किलो खाने लायक दाल मिले, तो इसका OTR 70% हो जाएगा। तो इनका ऑक्शन करने का तरीका ये था कि जो मिलर सबसे कम कच्ची दाल मांगे टू सप्लाई ए गिवन अमाउंट ऑफ प्रोसेस दाल, वो मिलर को विजयी घोषित किया जाएगा उस नीलामी प्रक्रिया में। बट इसमें इन्होंने किसी भी तरह का न्यूनतम सीमा नहीं लगाया ऑन OTR। तो OTR जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपको बताता है कि कितना कच्चा दाल एक मिलर को चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोसेस दाल सप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि 70% अगर OTR है तो अ मिलर नीड्स ओनली 100 किलो ऑफ रॉ दाल टू सप्लाई प्रोसेस दाल। लेकिन वो मिलर अभी 110 किलो भी मांग सकता है, 120 किलो भी मांग सकता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफी थियोरेटिकल रेल्म में हम बातें कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली पहले भी हुआ है। और ये CAG ने 2015 में रेड फ्लैग भी किया था। आंध्र प्रदेश में कई सारे मिलर मालिकों ने चावल में कम OTR कोट करके ऑक्शन जीत के गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लॉस करवाया था। एंड ये उन्होंने किया था खुद को एक्सेस चावल दिलवाने के लिए। और इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है सरकार का या नाफेड का कि ये जो एक्सेस या अधिक जो दाल या चावल जो ये OTR के थ्रू अपने पास रख रहे हैं वो किस रेट पे मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जांपल था। इसके बावजूद इस सरकार ने इसी नीलामी प्रक्रिया से मिड डे मील स्कीम हो, अन्नपूर्णा योजना हो, या फिर जो पिछले साल एंटी कोविड-19 का फ्लैगशिप इनका स्कीम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सभी योजनाओं में दाल इसी नीलामी प्रक्रिया से बांटी गई थी। एंड अभी जो सबसे बड़ा पीस ऑफ एविडेंस हमें मिला है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फाइल्स फ्रॉम RTI, तो उसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी पीसेस ऑफ एविडेंस मिले विच हमने ओवर द मंथ्स पीस टुगेदर किया टू राइट एंड पब्लिश द स्टोरी। बट हमें ये भी पता चला कि गवर्नमेंट ने अभी एक कमिटी बिठाई है जस्ट टू रिव्यू दिस प्रोसेस, एंड इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिफेट, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टैंडर्ड OTR होना चाहिए। इसका मतलब है कि इतने साल जो OTR जिस बेस पे हुए ये किस बेस पे हुए हैं। इसमें एक और अगर मैं एक स्मॉल पॉइंट ऐड करूं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नाफेड इज नॉट अंडर द RTI एक्ट। 2010 का एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसके अंडर नाफेड को जो RTI एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी जिसे डिफाइन किया जाता है उसको उस डेफिनेशन से हटा दिया गया है। तो अभी नाफेड को कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि आप किस बेसिस पे OTR एक्चुअली डिसाइड कर रहे हो। इफ देयर इज नो थ्रेशोल्ड, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि ये उचित है या नहीं। जी,
तो नितिन जी, ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है मुझे जब मैं कान में मेरी बात आती है कि जो देश दाल चावल पे चलता है, जो देश दाल रोटी पे चलता है, उस देश में जो मिलिंग के लिए जो OTR के बारे में अभी श्री गिरीश जी ने बताया, उसकी कोई सीमा नहीं थी, उसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी। आपको कैसा लगता है? आपने तो कई साल बिताए हैं पत्रकारिता में, आप कई समय से देख रहे हैं सरकारों को और साथ ही साथ खाद्यान्न समस्याओं को। तो क्या लगता है आपको, क्या इसमें ये कहना ठीक होगा कि इसमें सरकार की गलती है या सरकार दोषी है? क्या इसमें कोई एक सरकार दोषी है या सरकारी तंत्र ही पूरा का पूरा दोषी है? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करें आप। बिल्कुल। तो आप या कोई भी जिसने सरकार से कभी कोई ठेका लिया है, कई हम में से होंगे जिन्होंने शायद लिया हो, बड़ा एक साफ तरीका होता है सरकार का कि सबसे कम दाम में काम करवाना है। अच्छा काम हो, क्वालिटी पहले बता देते हैं, इस क्वालिटी का काम चाहिए, और सबसे दाम जिसके कम होंगे उसको उस क्वालिटी पे काम दिया जाएगा, वो उतना काम करके देगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। तो अगर ये चीज पहले हो रखी हो तो सरकार को पता होता है कि भाई 4 किलो आलू खरीदने का कितना कीमत होती है सरकार की, मार्केट में क्या चलता है उस रेट पे, तो वो पहले से अनुमान होता है उसका। या उन्होंने 100 कुर्सियां पहले बनवाई हो तो पता होता है इस रेट पे ही कुर्सियां बननी चाहिए हमारी। जब हम 100 कुर्सियां बनाते हैं, 1000 बनेंगी तो थोड़ी इससे सस्ते में बनेंगी। इस केस में ये सच है कि दाल इससे पहले सरकार ने कभी इस स्केल पे दालें ना खरीदी थी, ना ऐसे बांटी थी। लेकिन रिसर्च जो एग्रीकल्चर में होती है उसमें बहुत सालों से ये साफ है कि जब भी आप किसी कमोडिटी का या किसी अन्न का सफाई कराते हैं, मिलिंग कराते हैं, तो ये दुनिया में साफ है, एक अगर ये तूर दाल है या उड़द दाल है तो अच्छी क्वालिटी A ग्रेड की तूर दाल होगी तो उसको सफाई करने में 20 kg उसका गन माल निकलेगा, जो भी चारा बेचने में काम आता है। वो भी वेस्ट नहीं होता, वो भी चारे के लिए बेचा जाता है, मिलर उसको भी बेच जाता है। लेकिन 100 किलो में से 70 या 72 किलो दाल निकल आएगी। ये सब जगह किया गया, सालों से होते आया है। FCI चावल के लिए कई सालों से करता आ रहा है। दाल में भी ये सवाल उठ चुके हैं और साफ पहले भी वैज्ञानिक सरकार के ही बोल चुके हैं कि हाँ, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई, कुछ तो पता हो। कोई बोल रहा है कि 120 किलो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से मैं 100 निकालूंगा। कोई बोल रहा है 140 चाहिए, उसमें से मैं 100 निकालूंगा। और आपने इस तरीके से वो बनाया ऑक्शन का मेथड कि कोई मापदंड नहीं बचा कि 140 ठीक था कि 100 ठीक था। अब उसमें कमाल की चीज ये है कि दूसरा आप इसमें देखिए, ऑक्शन में जो तरीके होते हैं सरकार के, साफ तौर पे बोलती है कि भाई कितने रुपए लोगे तुम, तो उसमें बोल दे सरकार बड़े साफ बोलती है कि भाई हमें भी मालूम है 100 रुपए तुम लोगे तो इसमें 80 तो तुम्हारी कॉस्ट, 20 तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन होगा, जो सबसे कम मुनाफा ले रहा है उसको हम दे रहे हैं। पर मुनाफा तो लेगा ही, कोई भी मिलर होगा अपना काम करने के लिए। इस केस में बड़ा अच्छा कमाल का काम किया इन्होंने, बोला कि हम आपको कच्ची दाल ही दे देंगे, जो एक्स्ट्रा कच्ची दाल होगी आप मार्केट में बेच लेना, उससे आप पैसा कमा लेना। तो सरकार ने अपने पास कोई तरीका ही नहीं छोड़ा पता करने के लिए कि उसने कितने, जैसे गिरीश बोले थे, कितने रुपए में मार्केट में बेचा और एक्चुअली कितना मुनाफा कमाया। अब यही अगर एक सीधा मापदंड लगाते, आप बोलते कि देखिए ये उड़द दाल है, A ग्रेड की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया इसमें 100 kg डालने में 72 kg फाइनल दाल निकलती है जो हम लोग खा सकते हैं। तो ये तो मैं ही सेट कर रहा हूं कि 72 किलो देंगे आप दाल, जब मैं आपको 100 किलो कच्ची दाल दूंगा। अब आप सिर्फ इतना बताओ सबसे सस्ते रेट में कौन करेगा। ये एक बहुत लॉजिकल चीज है। आप और मैं भी कुछ घर का काम कराते हैं, किसी को मरम्मत के लिए बुलाते हैं तो पूछते हैं भाई कौन सस्ते में करेगा, ये वाला स्नोसेन लगाना है, ये वाला सीमेंट लगेगा, अब बताओ कितने दिन की मेहनत है और कितना खर्चा है तुम्हारा। इस पूरी प्रक्रिया को अपने सर पे कर दिया फिर ने। और ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था, सरकार, हमारे जो दस्तावेज हमारे सामने आए उसमें सरकार भी पूछ रही है नैफेड से कि भाई इसमें मुनाफा कितना कमा रहे हैं वो लोग, हमारा खर्चा कितना होने वाला है। नितिन जी, यहाँ पे मैं आपके लेख के ऊपर वापस एक बार जाऊंगा। आपके लेख में आपने ये भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से शायद से सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने ये कहा कि ये मेथडोलॉजी जो अपनाई जा रही है ये ठीक नहीं है और इससे शायद से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। क्या ये आंकड़े ठीक हैं? क्या मैंने सही समझा है आपके लेख को? नहीं, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के पास कंप्लेन गई, हम इतना जानते हैं, उनके पास एक कंप्लेन गई थी जिसमें कई चीजें जो हमने लिखी वो भी थी, और शायद जिन्होंने भेजी वो कंप्लेन करी थी वो हमसे टेक्निकली ज्यादा अच्छे, तो उन्होंने कई और चीजें बताई कि कैसे आप इसको पकड़ सकते हैं। हम इतना जान पाए हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया, ना ही सरकार ने उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया।
वो रिपोर्ट कहाँ दब गई, कहाँ गायब हो गई, उसकी कोई खबर ही नहीं है। और जैसे गिरीश ने बताया, जहां की नैफेड सरकार के हजारों करोड़ का धंधा करता है, जो हमारा और आपका पैसा है, एक तरीके से सरकार का नहीं है, हमारा और आपका ही है जी। हजारों करोड़ का बिजनेस करता है हमारे नाम पे। नैफेड ने जाके हाईकोर्ट में करवा दिया कि नहीं, हम आरटीआई के अंडर नहीं आते, हम तो कोऑपरेटिव है। तो अगर अब आप और मैं जाके पूछना भी चाहे नैफेड से कि भाई कितना मुनाफा तुमने दिया मिलर का, तो नैफेड घूम के मुड़ के बोल देता है हम तो सरकारी संस्था है ही नहीं, जबकि सारा काम सरकार के लिए कर रहे थे। और हाईकोर्ट भी कमाल का है कि उन्होंने दे दिया उनको जजमेंट। तो इसका फायदा उठा के नैफेड काफी टाइम तक अपना जवाब किसी को नहीं दे रहा था। जो हमें भी जवाब नैफेड ने दिया 4-5 पेज का, वो कमाल का है। उसने बोला कि ये हमें इसलिए करना पड़ गया क्योंकि जब कोरोना हुआ तो बड़ी मुश्किल आ गई थी, तो और हम चाहते थे गरीबों को फटाफट दाल पहुंच जाए, तो हमने हड़बड़ी में किया। लेकिन ये साफ साफ झूठ है, क्योंकि हमने देखा कागजों में साफ है कि ये कोरोना आने से 2 साल पहले से यही धंधा चल रहा था। बल्कि कोरोना के टाइम पे सिर्फ ये हुआ क्योंकि ये जो स्कीम श्री गिरीश ने बताई, उसके अंदर 1 रुपया में दाल गरीब में बांटने का प्रक्रिया शुरू हुई, तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने मुड़ के बोला कि यार ये दाल तो बहुत घटिया है, हम लेंगे ही नहीं। जी नितिन जी, आपने बहुत जी मैं श्री गिरीश को लाना चाह रहा था इस पॉइंट पे कि जी, तो श्री गिरीश, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि बहुत तरह की मांडवालियां हुई हैं इस डील में। जिस प्रकार से आपका लेख पढ़ के किसी को पता चलता है, आपने कुछ दस्तावेज भी लगाए हैं अपने लेख के साथ में, तो मैं 2 पहलुओं पे चाहता हूं कि आप आगे बढ़ के हमें बताएं। सबसे पहले तो कंपनियों ने या जो मिलर थे, जैसा आपने आर्टिकल में लिखा, वो उन्होंने कैसी मांडवाली करी, और दूसरी बात कि आपने अपने आर्टिकल में कई बार ये जिक्र किया है कि स्टेट्स ने मना कर दिया इस दाल को लेने के लिए क्योंकि ये दाल जो है खराब क्वालिटी की थी या जो है इंसानों के लिए ठीक नहीं थी। अब वो जो भी सरकारी एजेंसी है, जैसा अभी नितिन जी ने कहा कि उन्होंने जो है आखिरकार सरकार जो है सबसे बढ़िया काम सबसे कम दाम में कराना चाहती है। यहाँ तो जो ये दाम भी ज़्यादा देना पड़ा और क्वालिटी भी ठीक नहीं हुई। तो क्या टिप्पणी करेंगे आप इन दोनों विषयों के ऊपर? एक जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस आंसर, एक में इसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि हमें एक और चीज़ भी मिला था, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने PMGKY को लेकर एक रिकमेंडेशन दिया था कि PMGKY का जो टोटल कॉस्ट टू पब्लिक एक्सचेकर है, उसको OTR के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो कि PMGKY को इम्प्लीमेंट करने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस सजेशन को ओवरटर्न कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम OTR के बेसिस पे कॉस्ट टू एक्सचेकर नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर ये OTR के बेसिस पे हो जाता तो हमें पता चलता कि एक्चुअली कितना होना चाहिए था और कितना हुआ। तो दैट इज वन वे इन विच हमें लगता है कि द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिड नॉट अलाउ ए फेयर probe into the cost of PMGKY on the basis of OTR। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर अफेयर का मंत्रालय है, उसने किसी कारणवश जो है एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रोब इसमें होने से मना किया, या उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात है, वो होने से रोका। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं गिरीश अगर मैं इसमें बोलूं, देखिए सरकार जब भी कुछ काम करती है, बजट बनाती है कि इतनी स्कीम चलेगी, भाई इतना खर्चा हमारा साल का होगा, तो ये तो तफ्तीश भी नहीं होती। बस शुरुआत में स्कीम का एक बजट बनता है कि भाई इतनी दाल बटेगी तो हो सकता है 1,500 करोड़ का हमारा खर्चा हो, वो हम करने को तैयार है। तो सरकार का दूसरा महकमा सिर्फ ये बोला था, इतना तो बताओ कि खर्चा कितना होने वाला है हमारा, कोई मापदंड तो रख सके कि भाई जब इतनी हजार या इतने लाख टन दाल जाएगी तो हम कितना खर्चा करेंगे। तो कंज्यूमर अफेयर्स ने वही नहीं होने दिया कि तुम्हारा खर्चा होगा कितना और ये सही खर्चा है कि नहीं। एक साफ तरीका होता है कि ठीक है, काम तो करवाना है हमें किसी प्राइवेट कंपनी से, मिलर से, करवाने में कोई हर्ज नहीं है, सब चीजें सरकार खुद तो करती नहीं है, पर इतना भी तो है कि भाई मिलर कितना मुनाफा कमा रहा है उस पर कुछ तो कंट्रोल हो, मापदंड हो कि ये नॉर्मल होता है। 72% नॉर्मल, या बोल सकते हैं कि चलिए 14% प्रॉफिट हम अलाउ करते हैं किसी को एक धंधे में। कोई भी धंधा करते हैं, चाहे आप साबुन बेचते हो चाहे आम बेचते हो, एक होता है कि मार्केट में अमूमन 10% 20% प्रॉफिट मान के चलते हैं। तो वो महकमा सिर्फ इतना बोला था, ये तो बताइए कि प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो लोग। और कंज्यूमर अफेयर्स ने बोला कि ये तो तरीका ही नहीं है हमारे पास पता करने का, और जरूरत भी नहीं है, हम करते चलेंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ना नाफेड को पता है ना सरकार को पता है, 4,600 करोड़ टोटल खर्चा हुआ है, पर इसमें से हो सकता है ये 3,000 करोड़ में हो जाता।
कितना मुनाफा ज्यादा, सुपर प्रॉफिट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और इमोरल गेन्स बोल सकते हैं आप इनको, कितना मिलर्स ने कमाया, किसने कमाया, किसने नहीं कमाया, इसका कोई मेजर रखने का तरीका ही नहीं छोड़ा नाफेड और सरकार ने। तो हम ये नहीं बोल रहे कि 4,600 करोड़ सारे के सारे गबन हो गए, लेकिन उसमें ये तो जितने टेंडर हमें रिकॉर्ड पे मिले उसकी बात करें, टेंडर इससे भी ज्यादा थे और वो चलते आ रहे हैं। 1,000 के करीब टेंडर हम निकाल पाए रिकॉर्ड से, उनको जोड़ के उनसे ये टोटल निकाल पाए कि इतना तो खर्चा किया ही है सरकार ने। पर इसमें से कितना इलीगल और इमोरल प्रॉफिट मिलर्स ने कमाया है, इस पे कोई मापदंड नहीं। हमें एविडेंस मिला है कि कमाया जरूर है, 2-4 सैंपल केसेस हमें साफ दिख गए हैं, लेकिन नाफेड तो उसके रिकॉर्ड भी देने को तैयार नहीं। हमने मांगा नाफेड से कि आप हमें बताइए, अगर आपने ठीक किया है तो आप बताइए किसको कितने ओटीआर पे आपने दाल मिल करने को दे दी, तो नाफेड ने वो घुमा के उसका जवाब ही नहीं दिया। जी नितिन जी, बड़ी गंभीर बात कही आपने इस समय। श्रीगिरी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जहां से आपने छोड़ दी, जहां से नितिन जी बीच में उन्होंने आई थिंक बात उठा ली थी आपकी? नहीं, what he said is exactly what I was going to say. अच्छा, ठीक है जी। Just expressed it much better. But coming back to your question, आपने क्वालिटी को लेकर अपने सवाल जी पूछा था मैंने कि कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो खाने के लिए ठीक भी है, कि इंसान उसका सेवन भी कर सकते हैं कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा पब्लिकली 2 स्टेट्स ने किया था, एक दिल्ली एंड दूसरा पंजाब। एंड पंजाब गवर्नमेंट का कंप्लेन काफी एक्सप्लिसिट भी था। उन्होंने कहा कि ये दाल में पिजन ड्रॉपिंग्स हैं, इससे फाउल स्मेल आ रहा है, इसमें पानी भर गया है एंड सो ऑन। एंड उन्होंने कुछ काफी ज्यादा अमाउंट लौटा भी दिया था, आई थिंक इट वाज 21 टन्स। तो दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग पॉइंट जहाँ पे हमने एज अ कलेक्टिव, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस स्टोरी को फॉलो करना शुरू किया कि आखिर इस तरह का दाल बट कैसे रहा है अंडर PMGKAY। तो दैट इज व्हेन वी गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ द ऑक्शन। और वहां पे हमने एक और जो पाया कि कैसे नाफेड ने हर एक एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्शन मेथड को चेंज कर दिया है या इन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखिए कि जब भी कोई वेलफेयर स्कीम होता है जिसमें गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज जिन्हें कहा जाता है, उनको दाल या किसी भी तरह का फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये एक नेचुरल एजम्पशन होता है हर किसी का कि ये टैक्स पेयर के पैसों से जो गवर्नमेंट स्टॉक प्रोक्योर कर रहा है, जो कि एक फेयर एवरेज क्वालिटी का आता है, FAQ क्वालिटी का आता है, वो बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है। और नाफेड ने भी यही क्लेम किया है, जिसका एक हमने स्क्रीनशॉट स्टोरी में भी लगाया। बट हमने ये देखा कि इस तरह से एक्चुअली सप्लाई नहीं हुई है। इन्होंने इस सप्लाई के लॉजिक को भी बदल दिया। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि मिलर्स, लेट्स से अ मिलर हैज वॉन अ बिड, ये बोल के कि उन्हें 500 किलोग्राम ऑफ रॉ दाल चाहिए होगा बेस्ड ऑन OTR। तो वो 500 किलोग्राम के बेस पे जितना उनको सप्लाई करना था प्रोसेस दाल, वो एक्चुअली लोकल ओपन मार्केट से उठा के वो सप्लाई कर रहे थे। गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड माल का नहीं कर रहे थे, वो लोकल मार्केट से लेकर उसे प्रोसेस करके सप्लाई कर रहे थे। एंड जितना उन्होंने बिड किया है 500 किलो या जो भी होगा, उसको बाद में दैट अमाउंट एक डिलीवरी सर्टिफिकेट सबमिट करके वो नाफेड से फिर उठा रहे थे अपने कमर्शियल यूज के लिए। तो बेसिकली जो टैक्स पेयर फंडेड प्रोक्योर्ड स्टॉक है वो मिलर के कमर्शियल यूज के लिए चला गया, और जो बेनिफिशियरी हैं जो कि मोस्टली पुअर पीपल एंड आर्म्ड फोर्सेस हैं इस कंट्री के, उनको जो मिल रहा था वो ओपन मार्केट से जो प्रोसेस होकर सेम क्वांटिटी का जा रहा था। इसमें आप एक और चीज देखिए कि गुजरात गवर्नमेंट ने, दिस इज अगेन समथिंग जो हमें RTI से मिला था, गुजरात गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया था एटलीस्ट ड्यूरिंग PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कि 2 लेवल चेक होना चाहिए, एक डिस्पैच के पॉइंट पे और एक और डिलीवरी के पॉइंट पे। तो अगेन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है, उन्होंने इस सजेशन को भी ओवरटर्न कर दिया था। उन्होंने कहा था इससे डिस्पैच विल बी हेल्ड अप, मतलब इससे डिलेज हो सकते हैं। बट अगर ये कर देते तो आपको दिखता कि दोनों जगह पे, एक जहाँ पे मिलिंग हो रही है और दूसरा जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग स्टॉक जा रहे हैं। इसका अगर मैं जोड़ सकूं, बहुत मजेदार है कि मान लीजिए मुझे A ग्रेड की दाल मिली सरकारी खदान से, वो 100 किलो में उठा के ले आया, लेकिन क्योंकि मेरा फाइनल प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या टेस्टिंग है, किसने करी नहीं करी, तो मैं मार्केट से B ग्रेड की दाल उठाता हूं
और वो घटिया दाल मैं गरीब को बांट देता हूँ, और जो ए ग्रेड की दाल है वो मार्केट में बेच के और मुनाफा कमा लेता हूँ। और नाफेड बोल रहा है कि जो गिरीश बोल रहे थे कि आखिरी जहां डिलीवरी है वहां पे चेक कराइए, क्योंकि पता चलेगा किस ग्रेड की दाल वहां पहुंची फाइनली। वो नहीं होने दी। अगर आप इनपुट और आउटपुट अलग अलग हैं, इसका कारण एक है जो मुझे हम लोगों को समझ आया, जो हमने शायद लिखा नहीं है इतने डिटेल में, कि जब मिलर ऐसा काम करते हैं तो उनको एक गारंटी, बैंक गारंटी देनी होती है कि हम सरकार का भाई 1000 टन या 100 टन दाल उठाने वाले हैं, हम बैंक गारंटी देते हैं, जब तक ये डिलीवरी नहीं होगी आप गारंटी रखिए, मान लीजिए हम फेल हो गए तो गारंटी आप सरकार इनकैश करके हमारे पैसे ले लेगी। ये स्कीम ऐसी हुई कि अब मिलर को बैंक गारंटी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप देखिए कि मिलर बोलेगा मैंने तो सरकार से दाल ली नहीं उसकी, मैं तो मार्केट में अपनी जेब से उठा के दे रहा हूं वहां पे, और फिर जाके जब दे दी वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लाके वापस मैं नाफेड को देता हूं और तब उनसे दाल लेता हूं। तो मिलर की वो कॉस्ट भी कम हो गई कि वो बैंक गारंटी बनवाता, उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, वो भी खत्म हो गया। किस क्वालिटी की दाल उसने कंज्यूमर को दी या गरीब को दी, और किस क्वालिटी की असली दाल उसने नाफेड से उठाई, वो भी लिंक टूट गया। तो किसी भी तरीके से आप इसको पकड़ नहीं सकते। सिर्फ नाफेड अंदर जानता है कि क्या किया, या सरकार जानती है कि क्या किया। मतलब अगर हम लोग जिनसे बात कर रहे थे, जो एक्सपर्ट हैं और जो विसल ब्लोअर थे हमारे, वो बोले कि यार अब सीएजी भी इसमें लग जाए तो सारे रिकॉर्ड एक एक टेंडर के निकाल के देखने पड़ेंगे कि हुआ क्या, क्योंकि रिकॉर्ड्स किसी के पास है ही नहीं सरकार में कि कितना मुनाफा एक्स्ट्रा हो गया, किस क्वालिटी की दाल पहुंची। तो एक तरीके से इसीलिए वो विजिलेंस कमेटी के पास कंप्लेन गई थी कि इस पे पूरी तौर से अब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सरकार के अपने महक में नहीं बता सकते कि कितना नुकसान हुआ है। जी श्री गिरीश, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा ये, फिर अंत में नितिन जी के पास आऊंगा मैं, कि क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर में एक बड़ा कार्टेल आज भी ऑपरेट कर रहा है? हम जानते थे, वायर ने एक खबर भी छापी थी 2015 में कि किस प्रकार से एक कार्टेल ने इस देश की पूरी दाल चुरा के हमारे देशवासियों को वापस बेची और उस पर पता नहीं कितना मुनाफा कमाया, जब 200 रुपए हम और आप दे रहे थे 2015 में। तो क्या आपको लगता है, आपकी फाइंडिंग से, आपके रिसर्च से, शोध से, कि एक कार्टेल दाल के धंधे में घुसा हुआ है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? मैं एक्चुअली इस स्टोरी के बारे में ही बात करने के इसमें हूँ। आई कांट टॉक मच अबाउट व्हाट हैपेंड इन 2015, आई एम सॉरी। आई थिंक लेकिन आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरा मिलर्स का स्कैम चला, क्या आपको लगता है एक मिलिंग दुनिया में भी कोई कार्टेल है जो इमर्ज होके आ रहा है, जो सरकार के साथ उसका गलत फायदा उठा के, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके हम और आप से हमारी दाल दूर कर रहा है? तो अगर अगर आप मौका दें जवाब देने का, जी, जहां तक हमें अपनी खोज से दिखा, ये साफ था कि इसमें बहुत ज्यादा मिलर नहीं है। जितने मिलर्स ने ये दाल का धंधा किया 3-4 साल, ये अजीब तरीके से जिसमें बहुत मुनाफे का मौका था, ये कम ही लोग हैं। और अमूमन ऐसे ऑक्शन मेथड और ये ओपेक, या जिसको बोलते, सॉरी हिंदी का शब्द मेरे पास नहीं है, जो पारदर्शिता नहीं हो जहां पे ऑक्शन में, वो तभी होती है जब कुछ लोग मिलके ये काम कर रहे होते हैं। अब वो कौन मिलर हैं, कितने, खोज में हम अभी भी और कर रहे हैं इस पे काम, लेकिन बहुत सारे मिलर हैं हम जानते हैं जो इस धंधे में नहीं घुसे, इसीलिए कि ये साफ नहीं है रास्ता। इसमें किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा टेंडर, वो सबको कईयों को शक था। जो इसमें गए, हमने उनमें से कईयों से बात भी करी। श्री गिरीश ने कम से कम 50-60 मिलर से बात करी है, सब ऑफ रिकॉर्ड रहना चाहते हैं, तो समझ आता है हमें। तो जिन्होंने किया उनको तो बहुत फायदा हुआ, वो बहुत खुश है। कई थे जो साफ बोले कि ये तरीका इतना खराब था कि इसमें घुसने का कोई मतलब नहीं था। हम जानते हैं कि कई बड़े लोग हैं जो दाल के धंधे में हैं, वो इससे दूर रहे इसी चक्कर में कि ये साफ नहीं है, ये किसी के लिए किया जा रहा है। हमारी खोज इस तक नहीं पहुंच पाए कि कौन 6 या 10 या 20 लोग हैं। हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तो थोड़ी मुश्किल इसलिए आती है कि खोजी पत्रकारिता, आप भी जानते हो, करने में महीने लग जाते हैं कई बार। इसमें भी कई महीने लगे यहां तक पहुंचने में, खास करके क्योंकि हम आरटीआई का बहुत इस्तेमाल करते हैं और नाफेड ने ये रास्ता बंद कर रखा था। हमें अंदर विसल ब्लोअर मिले जिन्होंने हमें दस्तावेज दिखाए, समझाया कि कैसे अंदर काम हो रहा है। और सबसे मजेदार बात जो श्री गिरीश ने शुरू में बोली थी कि सरकार भी समझ गई थी कुछ महीने पहले कि ये गड़बड़ बहुत बड़ी हुई है,
और ये जब बाहर आएगी, इसका खुलासा होगा तो बहुत बदनामी होगी। तो सरकार ने इस पे कमेटी बनवा दी, एक्सपर्ट्स की भी, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बना दिया और इसको रिफॉर्म का नाम दे दिया और बोला कि अब हमें नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे नैफेड ये काम करे, जिसके अंदर कोई लिमिट तय हो कि कितना मुनाफा हो, कोई लिमिट तय हो कि कितने OTR पे हो। अब इसको आप रिफॉर्म बोल सकते हैं, बिल्कुल, पर ये सच्चाई सरकार के सामने सालों से थी। ये आज की बात नहीं है कि अचानक उठी और पता चला कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सवाल जो श्री गिरीश बोल रहे हैं, गुजरात की सरकार उठा चुकी थी, पंजाब की सरकार उठा चुकी थी। ये सवाल CAG 4 साल पहले उठा चुका था कि गलत तरीके से काम होता है ऐसे। ये सवाल अपने ही महकमे अंदर से अफसर बोल चुके थे कि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से इस स्कैम की बू इतनी ज्यादा हो गई थी कि सरकार को एक बात पे लगा कि अब इसको रिफॉर्म के नाम पे पलट पे बंद कर दें। पर सच ये है कि अभी तक सरकार सिर्फ इस पे मंथन कर रही है, ये हुआ नहीं है। और जबकि दाल का अगला सीजन शुरू होने वाला है, अगर ये बदलता नहीं है तो नैफेड आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से दाल खरीदेगी और बेचेगी मिलर्स के थ्रू। जी, तो आपने सुनी नितिन जी और श्री गिरीश की बातें, और एक बहुत ही गंभीर बातें उन्होंने हमारे शो में आके बताई दर्शकों आपको कि किस प्रकार से इस देश में दाल की मांडवाली चल रही है। कुछ लोग मिलके, ना ही बल्कि भारत सरकार, हमारे किसानों और हम सबको हमारी दाल, हमारे पोषण से दूर ले जा रहे हैं और हमारे पैसे से ही हमारी दाल जो है खरीद के हम ही को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो दोस्तों, आप वायर के कार्यक्रम में जुड़े रहिए। मैं अब धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दोनों गेस्ट्स को। श्री गिरीश जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे शो में आए, और साथ साथ नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप द वायर के कार्यक्रम में जुड़े। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी बात इन तक पहुँचानी है या आप भी कंसर्न्ड हैं कि आपकी दाल में क्या काला है, तो भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पे कृषि की बात हैशटैग के साथ अपनी बात लिखने के लिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।